lot of girls are getting married late, and then they have their careers, so they want to have a baby late. एग फ्रीजिंग हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक 50% ऑफ द IVF. सो एग फ्रीजिंग क्या है कि आज अपने आप एग फ्रीज करा लो ताकि आप उसे बाद में यूज़ कर पाओ. एंड इन मेट्रो सिटीज़ नाउ पीपल आर even getting married late, 35 to 40 years or even beyond. The rate of infertility is rising in India. Now we see that 1 out of every 6 couple faces some kind of fertility issue. Why are females only blamed अगर conceive नहीं हो रहा? It is not just the villages, even in cities, even in the most educated families, female को ही माना जाता है कि female is the reason for not getting the pregnancy. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 30% there is a female factor of infertility. Welcome to another episode of Alchemist Ojas Medical Series. I'm Harleen, and today I have with me Dr. Garima Gupta, who is a fertility specialist, IVF expert, and the only super specialized IVF specialist in the Tri-City. Welcome, Dr. Garima. Today we are going to talk about a very important topic, which is very confusing and very stressful for a lot of couples, that is IVF. And a lot of people don't really come out in the open to talk about it. So they have a lot of questions which they want to be answered. So we thought, why not have you on board and ask all the things that are generally in the minds of people who cannot conceive. So let's start with the first basic question. What is IVF? So first of all, ma'am, thank you for calling me on this podcast. And today we'll talk in detail about the IVF in a very simple language, so that all the doubts and all the questions of the audience is also cleared. So usually IVF के साथ काफ़ी myths हैं, बहुत से doubts हैं, बहुत से questions हैं. लोगों को लगता है कि बहुत ही complicated procedure है और इससे related काफ़ी ज़्यादा social stigma भी है. So we will try to answer all those questions, cover all those topics also. So let's answer the very basic question कि IVF क्या होता है. तो IVF को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है. तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए फीमेल से एक एग आता है, मेल से एक स्पर्म आता है और दोनों फर्टिलाइज़ करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में जो कि फीमेल्स में होते हैं. सो सेम प्रोसीजर हम जब एग्स और स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से और फर्टिलाइजेशन IVF लैब में करते हैं तो इसी प्रोसेस को IVF कहते हैं. एंड इस प्रोसीजर के बाद जो चीज़ बनती है वो बहुत ही स्मॉल फॉर्म ऑफ बेबी होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं और फिर हम वो फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं और जिससे एक नेचुरल तरीके की प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है. सो ये इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं. सो येस, इंडिया में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है. पर नॉर्मली लोगों को ये धारणा होती है कि जैसे साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, वैसे ही IVF एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम IVF बिल्कुल नॉर्मल एक पेट्री डिशेस में करते हैं और उसी में एम्ब्रियो बनाते हैं और वही एम्ब्रियो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. सो IVF के लिए कब लोग आते हैं? मतलब जब एक नॉर्मल प्रोसेस से तुम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, कितनी देर कपल्स को वेट करना चाहिए बिफोर दे कम टू अ डॉक्टर एंड आस्क कि हमें IVF कराना ज़रूरी है कि नहीं? सो येस, कोई भी कपल अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें तो कोई भी कपल जो 1 साल ट्राई कर चुका है एंड वो प्रेगनेंसी उसकी नहीं ठहर रही है तो उसको कंसल्ट के लिए आना चाहिए. बट येस, दिस इज़ फॉर लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज. इफ़ इन केस अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो आप 6 मंथ्स आपने ट्राई कर लिया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इन दैट सिनेरियो यू शुड कंसल्ट एज सून एज पॉसिबल. सो दिस रेंज इज़ फॉर ओनली दोज कपल जिनका सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इंटरकोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल को कोई मेडिकल या सर्जिकल कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है. ये उन सिनेरियोज़ के लिए. इफ़ इन केस मेल और फीमेल पार्टनर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो दिस 1 ईयर या 6 मंथ्स वाला सिनेरियो उनके लिए वर्कआउट नहीं करता. इट इज़ बेटर टू कंसल्ट सूनर
देन वेटिंग फॉर 1 or 6 months. तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास एक कपल आया जो जिसने 1 ईयर ट्राई कर लिया, नहीं कंसीव हुआ, तो हम वो स्टेप्स देखें कि आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी, फैमिली प्रेशर भी होता है बहुत, देयर कुड बी लॉट ऑफ फैक्टर्स, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि स्ट्रेस से भी कई बार कंसेप्शन नहीं होती. सो एक डॉक्टर के पास आना ही बहुत बड़ी बात है. दूसरा, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि स्पेशली मैन, इफ़ यू सी, कि कोई ओन अप नहीं करना चाहता कि कोई गड़बड़ है. सो हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ डू यू काउंसल द कपल? सो जब भी कोई पेशेंट या कपल हमारे यहाँ पास आता है तो पहले हम एवेलुएट करते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है. आज के टाइम पे बहुत बार ऐसा देखा गया बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल जॉब्स एंड ऑल, हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लिविंग ऑल्सो टुगेदर. तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें, वो कोहैबिटेटिंग है कि नहीं है, साथ में रहते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती. बहुत बार तो वहीं पे ही प्रॉब्लम होती है, हम बात की तो बात बाद में ही करें. तो इंटरकोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर ये सारे फैक्टर्स ठीक है. कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है मेल या फीमेल पार्टनर में, कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी पहले पास में मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में या प्राइवेट पार्ट्स में. तो ये सब अगर रूल आउट हो जाते हैं फिर हम एवेलुएट करते हैं कि हाँ कोई फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, कि फीमेल कॉज है कोई इनफर्टिलिटी का, कि मेल कॉज है, या दोनों कंबाइंड कॉज है. उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आगे का ट्रीटमेंट प्रोसेस डिसाइड होता है. तो फिर आप कौन से टेस्ट कराते हैं, मतलब स्टार्टिंग कौन से टेस्ट से होती है? तो अगर हम मोटा मोटा एक चीज़ समझें तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को कंसेप्शन के लिए 3 चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए. यूट्रस ठीक होना चाहिए, ट्यूब्स ठीक होने चाहिए, ओवरीज ठीक होने चाहिए. तो हम सबका टेस्ट कराते हैं. ओवरीज को टेस्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें एग का काउंट पता चल जाता है. हम हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं, उससे एग का काउंट एज वेल एज ओवरी कितनी हेल्दी है वो पता चल जाता है. देन हम यूट्रस देखने के लिए उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं. 3D अल्ट्रासाउंड होता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का अल्ट्रासाउंड है वो, हम वो कराते हैं. एंड देन द लास्ट इज़ ट्यूब टेस्ट. ट्यूब ठीक है कि नहीं है उसके लिए एक ट्यूब टेस्ट अवेलेबल है कि ट्यूब्स पेटेंट है, खुली हुई है, वो टेस्ट कर सकते हैं. तो ये तो फीमेल की टेस्टिंग हो गई. वहीं पे मेल की टेस्टिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, दैट इज़ अ सीमन एनालिसिस. उसी से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वेदर द काउंट इज़ कम, वेदर द मोटिलिटी इज़ पुअर, और वेदर द स्पर्म दिखने में द मोर्फोलॉजी इज़ गुड और नॉट. तो ये इज़ द बेसिक एवेल्युएशन दैट वी डू एंड देन ओनली डिसाइड कि हाँ व्हाट, एंड देन ओनली वी डिस्कवर व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी. तो एक डर भी है आईवीएफ का कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है. सो ये प्रोसेस कैसे होता है? सो ये मिसकंसेप्शन है कि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है. आईवीएफ बहुत ही मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके का एक प्रोसीजर है. अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप और टाइमलाइन में ब्रेक करके आपको समझाऊँ तो स्टेप 1 इज़ इनिशियल कंसल्टेशन, कि आपने कुछ बेसिक टेस्ट करा है जिसमें हार्मोनल टेस्ट हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, हस्बैंड का टेस्ट है, ये सब करा है. तो यूजुअली ये सारे टेस्ट कराने में 2 या 3 दिन का टाइम लगता है. देन दी स्टेप 2 इज़ द ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट है कि इससे बहुत बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टेप 2 इज़ ए वेरी इजी प्रोसीजर, दैट इज़ ओवेरियन स्टिमुलेशन. हम उसमें पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, 10 या 12 डेज़ के इंजेक्शंस लगते हैं. इंजेक्शंस यूजुअली बटक्स पे या एब्डोमेन पे लगते हैं. बिल्कुल ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल पेनलेस है, पेन होता है, बट जैसे चींटी आपको काट रही है बस इतना ही पेन होता है. लोग इंसुलिन पूरे जीवन भर लगाते हैं, तो बस उतना ही आप समझ लीजिए जो आपको 10 दिन करना है. तो इंजेक्शंस लगाते हैं जिसमें कि 10 या 12 डेज़ के, उसमें मल्टीपल स्कैन्स होते हैं. ये प्रोसीजर हो जाने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो ये है कि सारे एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज़ एग रिट्रीवल. ये भी प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है, डन अंडर लाइट एनेस्थीसिया, एंड सेम डे पे पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है. तो ये स्टेप 3 हो गया. देन स्टेप 4 क्या है, अब इसमें पेशेंट का यहाँ तक काम सारा ख़त्म हो गया. द स्टेप 4 इज़ द आईवीएफ लैब में फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हम एग और स्पर्म को मिलाते हैं. फिर उसके बाद जो चीज़ बनती है दैट इज़ स्मॉल फॉर्म ऑफ बेबी एज टोल्ड, उसको एम्ब्रियो कहते हैं. अब ये एम्ब्रियो हम कल्चर कराते हैं, 5 दिन तक लैब में अपनी कल्चर कराते हैं, और उसके बाद फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल के यूट्रस में.
अगेन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, नॉट एट ऑल पेनफुल, नो एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, सेम डे पे पेशेंट गोज़ होम ऑल्सो, एंड देन 2 वीक्स के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोसीजर इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल. हाँ, बस एक ही हम कह सकते हैं कि जब ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे होते, जब इंजेक्शंस मिल रहे होते, तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस, अदरवाइज ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है. तो ये कितना सक्सेसफुल होता है? मतलब आपने एक बार प्रोसीजर कराया तो श्योर शॉट है कि बेबी हो जाएगा? So IVF is not 100% guaranteed. Yes, sometimes one cycle is enough, but कभी कभी 2 या 3 साइकिल भी करने पड़ जाते हैं. It all depends on certain variables. अब क्या वो variables हैं जिसके ऊपर IVF का outcome depend करता है? तो one of them is the age. Age of the female is the most important factor in this thing. Then the other thing is the egg number, the egg quality, then the sperm quality, and then the last is uterus and its lining. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटकम क्या हो सकता है. एज आई टोल्ड कि एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट. तो कितना, मतलब व्हेन, व्हाट इज़ द आइडियल एज इन द सेंस कि सक्सेस के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और आप किस एज तक आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं? सो IVF, जैसे पहले बताया कि एज इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. सो अगर फीमेल की एज कम है तो दी IVF का आउटकम का चांस अच्छा है, ये हम ऐसे समझ सकते हैं. तो अगर एज लेस देन 30 ईयर्स है तो द आउटकम, चांस ऑफ आउटकम इज़ अराउंड 50%. If the female age is 30 to 35 years, then the IVF outcome chance is 40 to 45%. Then if the age is between 35 to 40 years, the chance थोड़ा कम और हो जाता है, अब 30 to 35% ही रह जाता है. And beyond 40 years, it becomes 10 to 15%. Yes, the IVF can be done up to 50 years of age, but आप समझ सकते हो कि with increasing age, the chance keeps on declining. सो अगर हम बात करें द बेस्ट टाइम जब IVF कराने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा तो वुड बी 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज. तो इस वजह से मैं ये हमेशा पेशेंट को अपने समझाती हूँ कि आप डॉक्टर के पास आने में देर मत करें. आप अगर अपनी टाइम लाइन से अगर आपने बहुत देर कर दी तो जब तक आप हमारे पास पहुँचोगे हो सकता है आपने अपने IVF का आउटकम को भी ख़राब कर दिया. तो अगर सपोजिंग एक साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा साइकिल कितनी देर बाद में आप ट्राई कर सकते हो, एंड हाउ मेनी साइकिल्स कैन यू डू? So there is no upper limit of how many cycles you can do, but with each cycle the emotional burden also comes along and it becomes very taxing to the patient also. But अगर हमने एक साइकिल की और वो अगर फेल हो गई तो we can always do a next cycle with a month gap or 2. तो हम ये कर सकते हैं. येस, इसके साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जैसे हमने एक IVF किया उसमें हमने कितने एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ किया उस पर भी डिपेंड करता है. सपोज़ करो हमने एक IVF किया और उसमें हमने 6 एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए हैं, तो आज की डेट में अगर हमने आपके एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दी और वो फेल हो गया तो यू स्टिल हैव 5 more एम्ब्रियोज़ दैट इज़ फ्रीज़. इट इज़ लाइक अ बैंक टू यू, सो यू कैन यूज़ दोज embryos again and again, so you don't have to undergo the entire IVF cycle again and again. तो एक एम्ब्रियो ही ट्रांसफर होता, लाइक हमने देखा है कि ट्विन्स होते हैं जब, तो सारों को लगता है ये आईवीएफ के थ्रू है. सो व्हाई इज दैट? सो पहले एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होते थे, पर आज की डेट में हम सिर्फ एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं. 1 गुड लुकिंग Day 5 ब्लास्ट इज़ इनफ टू गिव द प्रेगनेंसी. पहले के टाइम पे ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होते थे क्योंकि पहले के टाइम पे Day 3 वाले एम्ब्रियोज ज़्यादा ट्रांसफ़र होते थे, पर अब साइंस काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है IVF की, एंड अब हम एक ट्रांसफ़र ही करते हैं नॉर्मली, सो दैट वी हैव अ सिंगलटन प्रेगनेंसी ओनली. आईवीएफ किन सर्कमस्टांसेस में ज़रूरी होता है? सो कोई भी कपल, मैंने पहले भी बताया, जैसे 1 ईयर ट्राई कर चुके लेस देन 35 में या मोर देन 35 में 6 मंथ्स ट्राई कर चुके, एंड अगर हमें इवैल्यूएशन में पता चलता है कि देयर स्पर्म काउंट इज़ नॉट सो गुड, देयर ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, या यूट्रस में लाइनिंग नहीं अच्छी बनती है, या ओवरीज में किसी भी तरीके की सिस्ट है, PCOD है, या एंडोमेट्रोसिस है, या इनफैक्ट रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं पहले, तो वो भी एक इंडिकेशंस हैं जब हमें IVF करने की ज़रूरत पड़ती है. देन आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, तो कंसेप्शन भी लेट कर रहे हैं. सो इन एडवांस केसेस, एडवांस एज ऑफ द फीमेल, जैसे कि मोर देन 37 ईयर्स ऑफ एज, IVF इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दैट वन So शुड that we गेट don't डन. waste time and
यस एंड दूसरा ये भी है कि एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ इनफर्टाइल कपल है दैट इज़ नोन एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. मेल भी ठीक है, फीमेल्स भी ठीक है, बट दे आर नो फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव. दे हैव ट्राइड मल्टीपल साइकिल्स ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शंस, IUI, एंड देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू कंसीव. उन सिनेरियोज में भी IVF की ज़रूरत पड़ती है. What is IUI? So IUI is one of the fertility treatment. Uh, gives good result if the patient and if the couple is chosen wisely. So IUI में हम क्या करते हैं कि हमने पहले फीमेल को मेडिसिन दिया ताकि एग बने. फॉलिकल मॉनिटरिंग की, मतलब बारी बारी अल्ट्रासाउंड करके देखा कि एग बन रहा है कि नहीं. पर्टिकुलर साइज़ ऑफ एग बनने के बाद हम उसको रप्चर कराते हैं, और रप्चर कराने वाले दिन पे हम IUI करते हैं. तो IUI में हम हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं. अब जब एक नेचुरली आप ट्राई करते हो प्रेगनेंसी के लिए, तो जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस स्पर्म में बहुत से डेड स्पर्म्स होते हैं, जब या नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं जो अच्छे चलने वाले स्पर्म्स नहीं होते. IUI में हम क्या करते हैं कि इन्हीं जो हमने सीमन सैंपल लिया है हस्बैंड का, उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं ताकि जो डेड स्पर्म्स हैं, जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स हैं, वो निकल जाएं, और डायरेक्टली जो मोटाइल गुड नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो डायरेक्टली हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं. सो इट इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर जाके जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको डाल देना. सो इससे येस द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस. अगर हम चांस ऑफ प्रेगनेंसी इन अ नेचुरल कंसेप्शन बात करें तो इट इज़ 10 to 15% per cycle. If we are doing IUI, then it increases to 15 to 20, sometimes 25% also. And IUI की सबसे अच्छी बात है, we can do multiple cycles of IUI. Patient can keep on trying naturally also in that, and can side by side get IUI also done. तो पहले फिर IUI होता है, उसके बाद आप IVF के लिए बोलते हैं. हाउ इज इट? नहीं, so it is not like this. IUI, as told, works when the couple is chosen wisely. सो एक जैसे मैंने कैटेगरी बताई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें कोई फैक्टर ऑफ तब वो आप नहीं है, IUI तब हम recommend IUI करते हैं. या बहुत ही छोटा मोटा जो काउंट में कमी है हस्बैंड के स्पर्म काउंट में, तो हम करते हैं. हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू इजैकुलेट, या हस्बैंड इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा बिकॉज हस्बैंड इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा, सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वी गेट दी IUI डन. Single mothers can get the IUI done from the donor sperms. So these are the indications, and yes, now the homosexual couple are also there which can also get the IUI done to achieve parenthood. Okay. So now we see, जैसे आपने mention किया, lot of girls are getting married late, and then they have their careers, so they want to have a baby late. So they really want to फ्रीज देयर एग्स. अब आजकल वो काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि ठीक है, अगर हमारे को प्रेशराइज ना करो शादी के लिए, हम अपने एग्स फ्रीज कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ दैट प्रोसेस? सो एग फ्रीजिंग हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक 50% ऑफ द IVF. सो एग फ्रीजिंग क्या है कि आज अपने आप एग फ्रीज करा लो ताकि आप उसे बाद में यूज़ कर पाओ. मतलब कि जब आप यंगर हो, आपका एग नंबर अच्छा है, आपका एग क्वालिटी अच्छा है, तो तब आपने अपने एग फ्रीज करा लिए. एंड देन जब भी आप लेटर ऑन लाइफ में आप पेरेंटहुड अचीव करना चाहते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग. जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि बैंक में अभी पैसे रख लिए और बाद में हम फ्यूचर में उसे यूज़ करेंगे, सिमिलरली दिस इज़ नोन एज फर्टिलिटी प्लानिंग, कि आज हमने फ्रीज करा लिया एंड देन वी कैन यूज़ इट लेटर इन लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट टू. तो इसका प्रोसेस कैसे होता है और कहाँ फ्रीज होके कहाँ स्टोर होता है? सो egg freezing is similar to IVF. सेम वही इनिशियल कंसल्टेशंस, देन ओवेरियन स्टिमुलेशन, इंजेक्शंस देना ताकि नंबर ऑफ एग्स बन जाए, एंड देन वी टेक आउट ऑल दोज एग्स, दैट इज़ द एग रिट्रीवल. अब ये यहीं पे एग फ्रीजिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. वंस वी टेक आउट ऑल दोज एग्स, वी लुक आउट फॉर द गुड लुकिंग एग्स, एंड देन वी फ्रीज दोज एग्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. Now this freeze eggs can be kept up to 5 years, 10 years, sometimes 15 years also. So this is a very small procedure, completed in 10 to 15 days max to max, and not at all painful. तो इसका कॉस्ट भी होता होगा? Yes. So it is, you can say it is less costly to the IVF procedure for one cycle, but then you have to keep your egg freeze also for a longer Number of time. years, You have to pay a certain amount of fees to keep it freeze for as long as you want to. तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, मतलब विच आर द, इज इट डन इन अ हॉस्पिटल और वेयर इज द एग
freezing bank. So the egg freezing bag is the IVF lab only. Okay. Any IVF lab you can get the egg freezing done. We have tanks that has liquid nitrogen in it, and we keep the embryo, the eggs freeze as long as the patient would want to. So ये जो frozen eggs हैं, when we use these eggs, तो the pregnancy is guaranteed. सो जैसे IVF में नथिंग इज़ 100% गारंटीड, वैसे एग फ्रीजिंग में भी नहीं है. बट येस, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर आउटकम ऑफ एग फ्रीजिंग. इट डिपेंड्स अपॉन आपने किस एज में फ्रीज़ कराया था, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और आपका एग रिजर्व और एग क्वालिटी क्या था. अगर कोई एक फ़ीमेल है जिसने 28 या 30 ईयर्स में एग फ्रीज़ कराए हैं एंड लेटर ऑन वो यूज़ करना चाहती है, जैसे कि 38-40 ईयर्स पे, तो येस द चांस इज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, बिकॉज जब उसने एग फ्रीज़ कराए थे तब वो यंगर थी. तो इफ़ इन केस अगर आप 35 के बाद सोचते हो कि मैं अब एग फ्रीज़ कराऊँ, तो यू कैन ऑलवेज गेट इट फ्रीज. बट येस, द चांस ऑफ दोज फ्रीज एग टू टर्न इनटू अ प्रेगनेंसी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. तो यूजुअली वी रिक्वायर 12 to 15 नंबर ऑफ एग्स टू अचीव वन गुड प्रेगनेंसी. सो जितनी जल्दी आप एग फ्रीज कराएंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर आउटकम मिलेगा. सो अगर मैं इसको इस वे में कहूँ कि इट इज़ बेटर कि आपने एग्स फ्रीज कराए और फिर लेटर ऑन IVF कराओ, तो चांसेस आर बेटर दैन अब जब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे आप तब. यस डेफिनेटली, बिकॉज तब आपने अपने IVF का भी चांस डिक्रीज कर दिया ओल्डर एज में, एंड अपने एग फ्रीजिंग का तो चांस वैसे ही डिक्रीज हो ही गया था विद इंक्रीजिंग एज. So how many queries do you get about egg freezing? So yes, now people have opened up. We can say now people have become more aware, maybe because of social media, and so many celebrities are coming forward कि हमने एक freezing कराए थे, and now when they are settled in their own life, they have achieved parenthood. For example, Priyanka Chopra is very open about that she got her egg freeze in early 30s, and then she focused on the career, and whenever she wanted to, she got pregnant. So that pressure or societal pressure is not there. Yes, that decision And you making can, pressure, yeah. the societal pressure, सब कुछ चला जाता है. Then एक everyone has this background में कि biological clock है. आप उसी 30s में आप सब कुछ कर रहे हो, आप प्रोफेशनली भी ग्रो करना चाहते हो, पर्सनल भी फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हो, एंड देन यू हैव दिस प्रेशर ऑल्सो कि द एग्स आर डिक्रीजिंग. तो यू वुड वांट टू अवॉइड एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आजकल काफ़ी कपल्स में ये प्रॉब्लम है that they can't conceive. So what has shifted than earlier times? I mean, is it diet? Is it stress? What are the factors जो आपको दिख रहा है कि अभी क्यों हम इतने सारे couples come for IVF treatment? So first and foremost is one thing कि there's a late marriages trend. पहले के टाइम पे यूजुअली पीपल यूज टू गेट मैरिड इन 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. आज के टाइम पे 30 to 35 हो गया है, एंड इन मेट्रो सिटीज़ तो 35 to 40 भी हो गया है. सो देर इज़ लेट मैरिज ट्रेंड. वन थिंग इज़ दिस, तब तक में जब आपकी शादी होती है यूजुअली पीपल आर नॉट अवेयर ऑल्सो कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक. And you can say that God has been partial to the females, that biological clock is just for the females only, not for males. So in that scenario, अगर आप late marriage करते हो तो one thing is this, जिसकी वजह से आपका chance of infertility increase हो रहा है. The second thing is the career driven and the ambitious female. So nobody now wants कि everyone is looking forward कि हम पहले कुछ करियर में बना लें, उसके बाद हम फैमिली बिल्डिंग करें. तो अदर फैक्टर इज दिस. इनफर्टिलिटी की राइज हम देख रहे हैं इतना, व्हाई इज दिस? So yes, the rate of infertility is rising in India. Now we see that 1 out of every 6 couple faces some kind of fertility issues. अभी इसके कारण क्या क्या हैं? वन तो एक है कि मेडिकल इलनेस कोई ना कोई हो सकती है मेल या फीमेल को, जिसकी वजह से ये हो सकता है. दी अदर factors which is common for everyone is one is the late marriages trend. आज की डेट में हम देखते हैं कि यूजुअली पीपल आर गेटिंग मैरिड बिटवीन 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज. पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, एंड इन मेट्रो सिटीज़ नाउ पीपल आर even getting married late, 35 to 40 years or even beyond. So one of this factor is there, and इसकी वजह से क्या है कि द फीमेल एज, एज आई टोल्ड यू, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. सो अगर आप लेट मैरिजेस कर रहे हो, बाय द टाइम यू आर गेटिंग मैरिड आपका एग रिजर्व एंड एग क्वालिटी वुड हैव डिक्लाइंड.
तो वन इज़ दिस. द अदर फैक्टर इज़ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन. आप देख लो आज की डेट में दिल्ली का AQI क्या है. इवन दिल्ली की क्या बात करें, हम चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ का भी AQI ख़राब की स्टेट में है. सो दिस हैज़ इम्पैक्टेड आवर हेल्थ इन मोर देन वन वेज. सो फर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द पोल्यूशन इन इंडिया. देन द अदर फैक्टर्स आर लाइक द लाइफस्टाइल डिजीज़ेज जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं. PCOD इज़ ऑन द राइज नाउ. अब लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत अर्ली एज ग्रुप में हो जाता है. दिस हैज़ अगेन लेड टू द इंक्रीज इन इनफर्टिलिटी केसेस. एंड और हम बात करें तो अब लोगों की मोस्ट ऑफ द पीपल की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है. पीपल हैव डेस्क जॉब्स, देर इज़ नो एक्सरसाइज, there is no pleasure activity involved throughout the day. So this has again led to increase in obesity, has led to again increase in infertility, and in turn has increased the stress level of the couples also. So stress is one of the biggest factor which has impacted both the egg quality as well as the sperm quality. And stress is something which we cannot quantify, हम test नहीं कर सकते, but that is the only thing that we can feel. But it's the one of the factors which is not looked so much into, but most of the time हमने ये देखा है कि फीमेल और मेल फैक्टर में कोई खराबी नहीं होती है, तभी भी पीपल आर नॉट एबल टू कंसीव जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर. एंड ये हम देख चुके हैं कि कोविड टाइम पे जब लोग आराम से घर पे बैठे हुए थे, कोई जॉब का स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रोफेशनल उनके कम्यूट नहीं था. Yes. तो in that scenario also तब people were very easily able to conceive. We have seen people जो IVF के लिए वेट कर रहे थे और बिकॉज ऑफ वो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे और वो अपने आप से उन्होंने घर में बैठे बैठे नेचुरली कंसीव कर लिया. तो येस, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. देन अदर थिंग्स आर लाइक स्मोकिंग हैज़ रिजन, द एल्कोहल इंटेक हैज़ इंक्रीज्ड, एंड देन द लास्ट थिंग इज़ एक सिंपल सी चीज़, कॉफ़ी या टी हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. दैट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल्स. Why are females only blamed अगर conceive नहीं हो रहा? Why is it? So हम ये And is it true? Yes, it is true and it is relevant today also. It is not just the villages, even in cities, even in the most educated families, female को ही माना जाता है कि फीमेल इज़ द रीज़न फॉर नॉट गेटिंग द प्रेगनेंसी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सारा हमने अब हमें पता है कि 30% देयर इज़ अ फीमेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी, 30% देयर इज़ मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी, 20% दोनों का कॉज होता है और 20% अनएक्सप्लेन होता है कि दोनों में से सब ठीक है पर फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है. सो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 50% दोष होना चाहिए दोनों का. बट येस, द फैमिली इन इंडिया इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बिलोंग्स टू दैट सोसाइटी. सो इस वजह से सारा ब्लेम गेम फीमेल पे ही डाला जाता है. ऑल गिल्ट, ऑल शेम, ऑल फियर कम्स टू फीमेल ओनली. Like female is blamed अगर girl child हो रहा है, but we all know that it is the male who Yes. decides the gender. Yes. Yeah, true. जब conceive नहीं हो रहा, stress, it is very stressful for the couple, family का भी pressure like we told. How, when the couple comes, how do you emotionally support the couple? So when we talk about IVF is not just a medical journey, it's an emotional journey along. IVF के साथ बहुत ही ज़्यादा सोशल स्टिग्मा अभी भी एसोसिएटेड है. अ लॉट ऑफ कपल विच कम्स विद गिल्ट, फियर या शेम के साथ आते हैं कि हमें IVF कराना पड़ रहा है. बट आई ऑलवेज टेल द पेशेंट दैट IVF इज़ infertility, or we can say, is a medical condition. It is not a failure on their part. And both the partners, the male and the female partner, should communicate their feelings towards each other, and whatever they feel about the treatment and whatever they have there in their mind. Sometimes the partner do not communicate their feelings to each other as well as to the doctors, and इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप रह जाता है. तो one thing is partner communication, and then the last thing is IVF should not be seen as the last treatment option. It should always be seen as the best option. तो आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है? Yes, definitely. And counseling के साथ साथ emotional support, plus I would always say कि couples तो जो what they are going through is going through. The family should always come forward and support the couple. So do you sometimes ask them to get
देयर पेरेंट्स ऑल्सो या फैमिली, ताकि जॉइंट काउंसलिंग हो जाए? यस, सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कपल आईवीएफ या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहा है, तो उसके साथ साथ में अगर उनको कोई भी सपोर्टिव मेंबर हो सकता है, अगर वो मिल जाता है तो उनकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाती है. सो आई वुड ऑलवेज से कि आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर लाएं अगर आप उनको अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और वो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. मेजरली क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन के हैं, उनको फर्टिलिटी का उनको इनफर्टिलिटी बहुत ही नई चीज़ लगती है. उनको लगता है हमारे टाइम में तो 5-10 बच्चे तो आराम से ही हो जाते थे, ये तो आज के चोचले हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफर्टिलिटी हैज़ रिजन, एज टोल्ड, एनवायरनमेंट इज़ कॉजिंग इट, द पोल्यूशन इज़ कॉजिंग इट, द फूड हैबिट्स आर कॉजिंग इट. So yes, it has risen and it needs new treatment, and IVF is one of them. एंड अब हम देखते हैं यंगर जनरेशन में पीसीओडी इज़ सो कॉमन, एवरी सेकेंड थर्ड चाइल्ड इज़ हैविंग पीसीओडी, सो दैट इज़ ऑल्सो मोस्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल. Yes, so PCOD या PCOS आप कुछ भी कहें, it's a lifestyle disease. It is majorly seen in 20s and 30s year of females, and it's mostly related to obesity, sedentary lifestyle, and the food that you eat, the junk food, the fast food, the oily food that you're eating, all is leading to the PCOD. सो जो आईवीएफ का कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले कोई, डू यू पुट देम ऑन सम vitamins और सम डाइट कंट्रोल और कुछ ऐसा भी होता है कि दे कैन जस्ट कम्स एंड यू स्टार्ट? See, as I told you कि IVF तो मेडिकल जर्नी है ही है, पर IVF इज़ नॉट लाइक एग्ज़ाम कि आज रट्टा लगाया और कल जाके एग्ज़ाम दे आए और सब कुछ इज़ ओवर. सो IVF इज़ लाइक अ मैराथन. आपने पिछले महीनों से या सालों से क्या किया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आउटकम पे. सो येस, इट इज़ नॉट जस्ट दी मल्टीवाइटामिन कि हमने 2 महीना मल्टीवाइटामिन दिया और आपका ट्रीटमेंट आउटकम इम्प्रूव हो गया. येस, मल्टीवाइटामिन्स एंड अदर सप्लीमेंट्स डू हेल्प इन इम्प्रूविंग द आउटकम, बट बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि गुड वेट बिफोर यू गेट द IVF, आपके हाइट के हिसाब से, आपके BMI के हिसाब से आपका क्या वेट है वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपके IVF आउटकम में. द सेकेंड थिंग इज़, इफ़ यू do you exercise daily or not? The sedentary lifestyle, the obesity which comes along with the sedentary lifestyle poorly impacts the IVF outcome. So अगर आप डेली एक्सरसाइज करें, even 30 minutes of exercise will lead to good release of good hormones and good chemicals in the body and will improve your cycle outcome drastically. Simple things like yoga, meditation has shown, now the papers are there, scientific papers are there which has shown that the yoga and meditation had definitely improved the cycle outcomes. Then your sleep hygiene बहुत ही underrated है, but yes, if you sleep for good 6 to 8 hours per day, it improves the cycle outcome, it improves the fertility issues. So I would always say to my patient कि अगर आप night shifts वगैरह करते हैं and when you're planning for pregnancy, you should change your shift to the day duties. And then saying no to alcohol and no to smoking at all. It poorly impacts both the egg as well as the sperm quality. And then the last, जो बहुत ही underrated है again, that is the caffeine intake. Please decrease your caffeine intake before you start planning for pregnancy. You should either you make it nil or either at least 1 cup per day only. आईवीएफ प्रोसीजर से वेट गेन होता है? हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट वेट गेन नहीं होता. जब आपको इंजेक्शंस लग रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी ब्लोटिंग हो सकती है क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, पर वो सिर्फ टेम्परेरी है. एज सून एज यू स्टॉप योर इंजेक्शंस आपकी वो ब्लोटिंग चली जाती है. अनदर क्वेश्चन, अगर आपने आईवीएफ से बेबी हो गया आपका, फ्यूचर में नॉर्मल वे में हो सकता है बेबी? मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी नॉर्मल? Second pregnancy. यस, देर हैज़ बीन सर्टेन सिनेरियोज जब पहला बेबी IVF कंसेप्शन था और दूसरा बेबी लोगों ने नॉर्मली कंसीव भी कर लिया था. सो कोई डिफरेंस होता है बेबीज में? IVF आईवीएफ बेबी एंड अ नॉर्मल बेबी? बिल्कुल भी नहीं. बोथ बेबीज़ आर सिमिलर, नेचुरल काइंड ऑफ प्रेगनेंसी होती है दोनों में. ऐसा कुछ भी नहीं है कि IVF प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे नॉर्मल कंसेप्शन होता है उसी तरीके से IVF कंसेप्शन भी है. एंड सेम गोज फॉर डिलीवरी आल्सो? Yes. नॉर्मल भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकता है, cesarean? नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है. डिपेंड करता है उस समय सिनेरियो कैसे है. आईवीएफ साइकिल से कैंसर का रिस्क तो नहीं बढ़ जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता. कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है इसके रिगार्डिंग.
तो ये एक तरीके का बस मिथ है. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, IVF प्रोसेस कितना एक्सपेंसिव होता है? सो द कॉस्ट ऑफ द IVF डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. कौन सी सिटी में हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है एंड क्या क्या मेडिकेशन यूज़ किया जा रहा है. तो मोटा मोटा द कॉस्ट ऑफ IVF इज़ बिटवीन 1.5 to 2 lakhs पर साइकिल. बट येस, इट डिपेंड्स अपॉन किस सिटी में कराया जा रहा है. एंड इन इंडिया IVF इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दैट इज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी आस्किंग यू कि हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं थ्रू IVF? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ येस, हम डिसाइड कर सकते हैं. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट लीगली अलाउड टू डिसाइड द जेंडर ऑफ द बेबी इन IVF साइकिल. सो इट मीन्स इट्स अ नो. इट्स अ नो. डॉक्टर गरिमा, थैंक यू सो मच. आपने इतने सारे एक तो मिथ्स बस्ट किए हैं एंड आई थिंक जो आपने हमें सारा जानकारी दी है, इससे लॉट ऑफ कपल्स विल लर्न अ लॉट एंड वो फियर जो होता है और अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया आपने. थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन अस. Thank you so much for calling me on this podcast. Stay tuned for the next episode of Alchemist Ojas Medical Series.